बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा चैप्टर नंबर 13 में हमारा लेक्चर्स है रेजिस्टिविटी। हमारा ये लेक्चर नंबर 4 होगा। इसमें लॉ ऑफ रेजिस्टेंस को, रेजिस्टिविटी को, कंडक्टिविटी को, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं रेजिस्टिविटी को। तो रेजिस्टिविटी बुनियादी तौर पे रेजिस्टेंस ही है, लेकिन इसके अंदर हम किसी भी कंडक्टर की ज्योमेट्री को फिक्स कर लेते हैं और हम ये कहते हैं कि उसकी ज्योमेट्री अगर एक क्यूबिक मीटर की फॉर्म के अंदर हो तो फिर उसकी जो रेजिस्टेंस होती है उससे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ ए मीटर क्यूब वायर, यानी एक ऐसी वायर जिसकी डायमेंशन क्यूबिक मीटर हो। इट मीन लेंथ 1 मीटर है, उसकी विड्थ भी हमारे पास 1 मीटर है और उसको हम वॉल्यूम के लिहाज से देखें तो वो 3 डिमेंशनली 1 है, तो हम उसे कह सकते हैं क्यूबिक मीटर। तो ऐसे कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होगी हम उसे क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी कहेंगे। याद रखना है रेजिस्टिविटी बुनियादी तौर पे 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक डिपेंड करती है मटेरियल्स के ऊपर, दूसरा डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। इसके अलावा ये किसी डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसलिए मैंने मेंशन कर दिया कि नॉट डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशंस एंड नॉट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर और स्ट्रेस। इन दोनों पे ये डिपेंड नहीं करते। अब इस चीज़ को हम समझना चाहते हैं कि ऐसा कैसे है और ये रेजिस्टिव वगैरह किस तरीके से हम ले सकते हैं। एक छोटा सा पॉइंट इसमें, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। ये क्या चीज़ है? हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस जो होती है वो वायर या कंडक्टर की लंबाई के या लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इस चीज़ को यहाँ समझते हैं। ये मेरे पास 2 मुख्तलिफ लेंथ की वायर हैं, एक की लेंथ कम है, एक की लेंथ ज़्यादा है। इसमें L डैश ग्रेटर देन क्या है, L है। अगर हम फ्री इलेक्ट्रॉन को इसमें से मूव करवाते हैं और इसमें से मूव करवाते हैं तो नंबर ऑफ कोलिजन यहाँ ज़्यादा होगी कि यहाँ ज़्यादा होगी? तो ज़ाहिर है यहाँ लेटस के अंदर नंबर ऑफ एटम ज़्यादा पाए जाएंगे रास्ते के अंदर, चूँकि पाथ ज़्यादा है लिहाजा इलेक्ट्रॉन की कोलिजन रास्ते में क्या होगी, ज़्यादा। और जहाँ कोलिजन ज़्यादा होगी वहाँ रेजिस्टेंस की कीमत क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी एज़ कम्पेयर टू उस कंडक्टर के जिसमें नंबर ऑफ एटम या लेटस की मौजूद तादाद कम है। इलेक्ट्रॉन वहाँ जब मूव करेगा तो उसकी कोलिजन कम से कम होगी, लिहाजा कम कोलिजन के नतीजे में रेजिस्टेंस की मिकदार क्या होगी, कम। सो इस बुनियादी असूल के ऊपर रेजिस्टेंस को लेंथ के क्या लिया गया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये लॉ ऑफ रेजिस्टेंस का फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप इसका ये है कि रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। फ़र्ज़ करें ये कंडक्टर्स है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला पोर्शन है। इसके अंदर से अगर हम इलेक्ट्रॉन को फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से फ्लो करेंगे तो उनको पैसेज बहुत कम मिलेगा, जबकि इसके मुकाबले में इस लेटस के अंदर जब एटम बहुत दूर पाए जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से गुजरने में क्या होगी, आसानी होगी। तो जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम रखेंगे उतनी रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा, और जितना एरिया हमारा ज़्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम। सो रेजिस्टेंस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो इन दोनों फैक्टर्स को जब कंबाइन करके मिलाया जाता है तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A या R इज इक्वल टू रो L/A। इट इज़ ए कॉल्ड लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। इट इज़ ए कॉल्ड लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। और इसमें जो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं उसका नाम है रो, और दिस रो इज़ आल्सो कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इसी रो के ऊपर क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। अब अगर हम रो को आइडेंटिफाई करके सेपरेट करते हैं तो रो इज़ इक्वल टू RA/L। इट मीन्स अगर हम एक ऐसी वायर लेते हैं जिसमें एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाता है, यानी यूनिट एरिया हो जाता है, उसकी लेंथ भी क्या हो जाती है, यूनिट हो जाती है। तो यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया अगर यहाँ मेंशन कर दिया जाए तो रो किसके बराबर प्रूव हो जाएगा, R के। इस कैलकुलेशंस के मुताबिक तो रो उस R को कहा जा रहा है जिसमें लेंथ भी 1 है और जिसमें एरिया भी क्या है, 1 है। सो ऐसी डायमेंशंस वाली रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी कहेंगे। इसका मतलब यहाँ रेजिस्टिविटी के लिए जो फिक्स कर दिया गया वो ये है कि उसकी लेंथ भी यूनिट होनी चाहिए, उसका एरिया भी क्या होना चाहिए, यूनिट। तो उस बुनियाद के ऊपर हम उस रेजिस्टेंस को एक नाम दे देते हैं मखसूस कि ये रेजिस्टिविटी है। यही वजह है कि रेजिस्टिविटी का अदर नेम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी है, यानी मखसूस रेजिस्टेंस है। क्या चीज़ मखसूस है, ज्योमेट्री मखसूस है, उसकी लेंथ मखसूस है, एरिया मखसूस है। इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब आते हैं इसकी यूनिट की तरफ। तो रो इज़ इक्वल टू AR/L। एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर, रेजिस्टेंस की ओम्स, नीचे मीटर्स है। अगर आप देख सकते हैं तो मीटर को मीटर से हम क्या कर देते हैं, कैंसिल। रेजिस्टेंस हमारी बचेगी, यूनिट बचेगी ओम इंटू मीटर, या हम इसे पढ़ सकते हैं ओम मीटर। ये दोनों लिखे जा सकते हैं। तो ये है यूनिट ऑफ क्या होगा, रेजिस्टिविटी।
रेजिस्टिविटी के साथ साथ दो टर्म्स और हम यूज़ करते हैं बुक्स के अंदर, एक है कंडक्टेंस और दूसरी है कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस बुनियादी तौर पे रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को कहा जाता है और जो कंडक्टिविटी होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी को कहा जाता है। तो ये दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, एक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है और एक रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। जो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है उसकी यूनिट बनेगी 1/ओम, इसको लिख सकते हैं ओम इनवर्स, इसे लिख सकते हैं ओमेगा इनवर्स, और इसको रिवर्स में पढ़ें तो OHM को क्या पढ़ेंगे MHO, यानी मोह भी पढ़ा जा सकता है। ये जो मोह है इसको बाद जगह के ऊपर सेमन यूनिट के साथ भी जाहिर किया जाता है, जिसको S सिंबल के साथ शो करते हैं, पूरा नाम क्या होता है सेमन। ये भी मोह की यूनिट के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी, इसकी सिंपल डेफिनेशन रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड क्या होगा कंडक्टिविटी। जब इसे रेसिप्रोकल लेते हैं तो यूनिट भी सारे रेसिप्रोकल में होगी, तो 1/ओम इंटू मीटर, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स को हम लोग क्या पढ़ सकते हैं मो मीटर इनवर्स। तो ये है यूनिट ऑफ क्या होगी कंडक्टिविटी, ये क्या होगी यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, और ये ऊपर वाली होगी ये है यूनिट ऑफ क्या होगा रेजिस्टिविटी। तो ये थोड़ी सी इब्तदाई टर्म्स थी जो लॉ ऑफ रेजिस्टेंस के बेस के ऊपर हम इनको क्या करते हैं डिस्क्राइब करते हैं। अब इसी से में आते हैं तो ये हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है एक तो डायरेक्ट डायमेंशनली ज्योमेट्री से मुत्तसर हो रही थी, जिसको हम लेंथ कह सकते हैं, एरिया कह सकते हैं, और ये बुनियादी तौर पर इसके इंटरनल पैरामीटर्स होते हैं। तो क्या रेजिस्टेंस किसी एक्सटर्नल पैरामीटर से मुत्तसर हो सकती है? तो उसमें एक बड़ा नुमाया पैरामीटर्स होता है, उसका नाम होता है टेम्परेचर। अब हम उस चीज़ को स्टडी करना चाहते हैं कि क्या टेम्परेचर रेजिस्टेंस को चेंज करती है, और अगर चेंज करती है तो क्या इफेक्ट होगा। तो याद रखें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन क्या है रेजिस्टेंस, ये हमारा टॉपिक्स है। तो सबसे पहले हम इस बात को समझें कि ये लेट से कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर मौजूद ये एटम्स हैं लेटस के ऊपर, ये सारे एटम याद रखना बेशक सॉलिड के अंदर भी होते हैं तो ये रेस्ट में नहीं होते बल्कि ये होते हैं स्टैटिक वाइब्रेशन में, यानी अपनी जगह के ऊपर ऐसे हैं, अपने मीन नहीं छोड़ते, वहीं कांपते रहते हैं। इसका मतलब ये होगा कि ये किस हरकत में से गुजरते हैं स्टैटिक वाइब्रेशन में। स्टैटिक वाइब्रेशन में उनका थोड़ा सा एम्पलीट्यूड हर हालत में पाया जाता है। जब आप लोग उसमें से इलेक्ट्रॉन को गुजारते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाज़ जगह पे टकरा जाते हैं, बाज़ जगह से इलेक्ट्रॉन बगैर टकराए भी गुजर जाते हैं, इसलिए वहाँ इलेक्ट्रॉन को गुजरने के चांसेस क्या होते हैं ज़्यादा। जैसे आप लोग इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बस हम टेम्परेचर राइज करेंगे, उसका डायरेक्ट इफेक्ट क्या पड़ेगा, इन जो एटम्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा, जिससे इनके एम्पलीट्यूड में खातिर खा इजाफा हो जाएगा, यहाँ तक और ये यहाँ तक। अब देखिए पहले वाइब्रेशन के नतीजे में रास्ता मौजूद था, अब इतना ज़्यादा उसने वाइब्रेट किया कि दरमियान से रास्ता क्या हो गया कम, लिहाजा अब उन इलेक्ट्रॉन को इन एटम के दरमियान से बग़ैर कोलाइड किए गुजरना आसान नहीं होगा। इसका मतलब जब वो कोलाइड करेंगे तो रेजिस्टेंस बनेगी। तो नतीजा ये निकला कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एटम की वाइब्रेशन में इजाफा होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन की कोलिजन एटम से बढ़ जाती है और उसके नतीजे में रेजिस्टेंस में क्या हो जाता है इजाफा। इससे साबित हुआ कि टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर में क्या होगा इजाफा होगा। अब हम इस चीज़ को मेजर करना चाहते हैं, वो कैसे। लेट्स से इस कंडक्टर का इनिशियल टेम्परेचर कुछ रूम टेम्परेचर है, ये 0 है, कुछ लोअर टेम्परेचर है, तो उस रेजिस्टेंस एट लोअर टेम्परेचर को हम नाम दे देते हैं R0। इन एट द 0 ले लें, सम लो टेम्परेचर ले लें, हम उसको हीट देते हैं और किसी हाई टेम्परेचर 100 पे 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाते हैं, वहाँ उसकी रेजिस्टेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं RT से। तो RT रेजिस्टेंस एट हाई टेम्परेचर, R0 रेजिस्टेंस एट 0। नॉर्मल होना तो 0 चाहिए, लेकिन हम इसको लो भी काउंट कर सकते हैं। तो लिहाजा इन दोनों रेजिस्टेंस के दरमियान जो डिफरेंस होगा उसे कहेंगे चेंज रेजिस्टेंस, RT माइनस R0 इज इक्वल टू डेल्टा। और ये जो चेंज ऑफ रेजिस्टेंस है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो बुनियादी तौर पे ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक, जिस रेजिस्टेंस की तब्दीली लाई जा रही है उसकी इनिशियल वैल्यूज़ क्या है। अगर इस कंडक्टर की इनिशियल वैल्यूज़ लेट से कम है तो तब्दीली भी ज़ाहिर है कम आएगी, और अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो तब्दीली भी ज़्यादा आएगी। रीज़न को क्यों समझें, अगर इसकी रेजिस्टेंस 5 है लेट से, तो हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो 5 वाली बढ़ के मैक्सिमम डबल भी हो जाए तो कितनी हो सकती है, 10 हो सकती है, तो कितने का चेंज आएगा 5 का। लेकिन अगर उसकी इनिशियल वैल्यूज 1000 के करीब है तो 1000 के अंदर अगर डबल तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ 100 का भी चेंज आ जाए तो इसके मुकाबले में तो कहीं ज़्यादा चेंज होगा। इसका मतलब जितना हमारी कैपिटल अमाउंट ज़्यादा होगी उतना चेंज ज़्यादा होगा। जैसे कोई बिजनेस में हम अगर कैपिटल अमाउंट ज़्यादा डालते हैं तो उसका नफ़ा भी ज़्यादा होता है, उसका नुकसान भी इस लिहाज से ज़्यादा होगा। इस लिहाज से यहाँ जो चेंज ऑफ रेजिस्टेंस है वो सबसे पहले किस पे डिपेंड करती है, हमारी इनिशियल रेजिस्टेंस पे, और उसकी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नंबर 2, चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर हम 0 से बढ़ा के 10 डिग्री तक ले जाते हैं और एक को 0 से बढ़ा के हम 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाते हैं
करते हैं तो सारे जहाँ टर्म 10 का तब्दीली आएगी वहाँ तब्दीली तो आएगी लेकिन कम होगी एज़ कम्पेयर टू जहाँ के 500 का चेंज आ रहा है। इसका मतलब चेंज ऑफ टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस की तब्दीली भी उतनी क्या होगी, ज़्यादा। तो चेंज ऑफ रेजिस्टेंस दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक इनिशियल रेजिस्टेंस और एक चेंज ऑफ टेम्परेचर। जब दोनों को बेटा कंबाइन करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन आर नॉट डेल्टा टी आएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटाएंगे तो इक्वल और कांस्टेंट आर नॉट डेल्टा टी, और यहाँ से जो इत्तेफाक से कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को भी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फ़ा से। और यही अल्फ़ा हमारा क्या कहलाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फ़ा को सेपरेट करने के लिए डेल्टा आर इज इक्वल टू अल्फ़ा आर नॉट डेल्टा टी, सो अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल्टा आर ओवर आर नॉट इंटू डेल्टा टी। ये वो रिलेशन है जो बुक में डायरेक्ट लिखी गई है, लेकिन ये कैसे प्रूव होती है वो पीछे मैंने सारी प्रूव कर दी है। अब आप इसको फॉलो करें, और ये बता रही है कि अल्फ़ा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर, और इसकी तब्दीली चेंज ऑफ रेजिस्टेंस ओवर ओरिजिनल रेजिस्टेंस ओवर चेंज ऑफ टेम्परेचर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फ़ा कहेंगे। क्या अल्फ़ा रेजिस्टिविटी के लिए यूज़ हो सकता है? यस, यही चेंज अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल्टा रो ओवर रो नॉट इनटू डेल्टा टी, इसमें भी यूज़ होगा। और दोनों की यूनिट्स सेम होंगी। वो कैसे, हम इसकी यूनिट को अगर देखें तो ओम्स की रेजिस्टेंस की यूनिट हमारे पास क्या होगी, ओम्स। ये है रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, ओम। और टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी, केल्विन। अगर ओम को ओम से कैंसिल करेंगे तो ये केल्विन इनवर्स इसकी क्या हासिल होगी, यूनिट। यही यूनिट यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो इसका क्लियर ये हुआ कि कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी दोनों की यूनिट क्या होती है, केल्विन इनवर्स। और ये दोनों दो मुख्तलिफ डेफिनेशन में बयान किए जा सकते हैं। एक अहम बात यह है कि एक बात हमारी क्लियर होगी कि किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन टेम्परेचर को बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी। टेम्परेचर को कम करेंगे रेजिस्टेंस क्या होगी, कम। दूसरा फैक्टर, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी का भी सेम असर है। अगर आप रेजिस्टिविटी को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर फिर भी क्या करेगा, उसके ऊपर इफेक्ट डालेगा। लिहाजा क्लियर हुआ कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों जो है वो टेम्परेचर से क्या होती हैं, मुतासर होंगी। एक अहम बात यहाँ वजाहत करता जाऊँ कि जब हम लोग डायमेंशन का जिक्र करेंगे तो डायमेंशन के लिहाज से रेजिस्टेंस चेंज होगी, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। प्रेशर और स्ट्रेस के नतीजे में रेजिस्टेंस चेंज होती है मगर रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती। हाँ जी, अब इसमें हमने ये चीज़ क्लियर कर ली कि ये जो रेजिस्टेंस है वो डायमेंशन पे डिपेंड करेगी, रेजिस्टेंस प्रेशर पे डिपेंड करेगी, और हमारी जो रेजिस्टिविटी है वो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती और वो प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती। बाज़ लोग परेशान होंगे कि स्ट्रेस और प्रेशर का क्या ताल्लुक है। जब किसी कंडक्टर पे स्ट्रेस या प्रेशर देते हैं उसकी डायमेंशन चेंज हो जाती है, उसकी लेंथ एरिया चेंज हो जाता है, जिसके नतीजे में उसकी रेजिस्टेंस तब्दील हो जाती है लेकिन रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती। इस लास्ट वाले पोर्शन में हम इसी कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फ़ा को क्या करते हैं, डिफाइन। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ये हमारा ऐसा है। इस फार्मूले को देखें, अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल्टा आर यानी चेंज ऑफ रेजिस्टेंस डिवाइड बाई आर नॉट। जब डेल्टा आर को आर नॉट से डिवाइड करेंगे तो ये जवाब फ्रैक्शन में आएगा। इसलिए स्टेटमेंट में लिखा है द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। क्या लफ्ज़ है, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस। कितने के ऊपर होता है, पर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, केल्विन से। तो लिखा है पर केल्विन इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा, रेजिस्टेंस। इसको यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन रेजिस्टेंस पर ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर राइज ऑफ टेम्परेचर, यूँ भी कह सकते हैं। मगर जब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो आंसर फ्रैक्शन में चला जाएगा। तो हम क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस पर केल्विन इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा, रेजिस्टेंस। वेयर अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल्टा आर ओवर रो नॉट इंटू डेल्टा टी। वो यूनिट जो मैंने आपको समझा रहा था कि कौन सी यूनिट हमारे पास आएगी, केल्विन इनवर्स। इसी तरीके से अगर हमसे को पूछता है कि ये जो अल्फ़ा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, ये कितनी टाइप्स का नॉर्मली किसी मटीरियल में देख सकते हैं, तो बेटा ये 2 टाइप्स का होता है। नॉर्मली कितने टाइप्स होते हैं, 2। एक अल्फ़ा पॉजिटिव होता है, एक अल्फ़ा क्या होता है, नेगेटिव। अब कुछ मटीरियल जिनकी बहुत ज़्यादा तादाद मौजूद है कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस मुसलसल क्या होती है, बढ़ती है, जिसका जिक्र हम पीछे तफसील में कर चुके हैं। इसमें तकरीबन सारी मेटालिक्स हमारी शामिल होती हैं, सारे मेटालिक कंडक्टर्स हैं, उनमें टेम्परेचर और रेजिस्टेंस दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर टेम्परेचर को बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। तो जिसमें टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है उसमें अल्फ़ा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब कुछ चंद मटीरियल्स हैं जो आप अभी बुक पे एक टेबल बनाया है इसका अल्फ़ा का, तो उस टेबल को देखें तो ऊपर सारे के सारे पॉजिटिव में अल्फ़ा की कीमतें हैं। नीचे 3 ऐसे मटीरियल्स हैं जिनकी कीमतें नेगेटिव दी गई हैं।
उनमें अल्फ़ा की वैल्यूज़ नेगेटिव होती है। लिहाजा वो जो अल्फ़ा नेगेटिव है उसकी बुनियादी प्रिंसिपल ये है कि वो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस इन्वर्स होते हैं, यानी चेंज ऑफ टेम्परेचर से असर पड़ता है मगर वहाँ डायरेक्ट का असर पड़ता है, यहाँ किसका असर पड़ता है, इन्वर्स का। तो जब टेम्परेचर को यहाँ बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस क्या करेगी, डिक्रीज। तो जिसमें टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होती है उनका अल्फ़ा हमेशा नेगेटिव होता है, इनमें अल्फ़ा क्या होता है, पॉजिटिव। अब अल्फ़ा नेगेटिव होता है किसमें, ये आमतौर पर सेमीकंडक्टर में होता है, जिसमें हम पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें तो 4th ग्रुप में एलिमेंट्स पाए जाते हैं जर्मीनियम, सिलिकॉन और कार्बन। और टेबल के ऊपर आप गौर से देखें जर्मीनियम, सिलिकॉन और कार्बन वो हैं जिनका अल्फ़ा क्या दिखाया गया, नेगेटिव। इनके अंदर जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस क्या होती है, कम हो जाती है। ये तो मैं समझ में आ गई कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाती है, लेकिन ज़रा इसको समझना है कि यहाँ टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम क्यों हो जाती है। एक्चुअली बुनियादी तौर पर ये कोवलेंट बॉन्डिंग में होते हैं। जब ये मुकम्मल एक बॉन्डिंग के अंदर होता है तो लेट से मसलन ये सिलिकॉन है, इसने अपने नेबरिंग सिलिकॉन के साथ क्या बना रखे हैं, बॉन्ड बना रखे, ये उनका कोवलेंट बॉन्ड है। जब ये कोवलेंट बॉन्ड में सिलिकॉन अपने टेट्रा स्ट्रक्चर पूरा कर लेता है तो इसमें किसी किस्म का कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो लिहाजा ये अपना कंडक्शन शो नहीं करता। तो आमतौर पे एब्सोल्यूट ज़ीरो के ऊपर ये जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है ये एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है, यानी करंट को बिल्कुल पास नहीं करता। फिर जब रूम टेम्परेचर आता है, यानी थोड़ा सा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम पहुँचते हैं, तो इन बॉन्ड्स के ऊपर टेम्परेचर के बढ़ने से थर्मल वाइब्रेशन पैदा होती है, थर्मल एजिटेशन होती है, जिसके नतीजे में बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। जैसे बॉन्ड ब्रेक करता है उसमें से इलेक्ट्रॉन जब फ्री हो जाता है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन के निकलने से पीछे होल बन जाता है। वहाँ इलेक्ट्रॉन का जो फ्री होना है वो कंडक्शन का बायस बनता है। इसका मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ये बॉन्ड कमज़ोर होते जाएंगे और इलेक्ट्रॉन को फ्री करते जाएंगे, और जितना इलेक्ट्रॉन फ्री होते जाएंगे कंडक्टिविटी या कंडक्शन में क्या होता जाएगा, इजाफा। सो क्या क्लियर हुआ कि टेम्परेचर के बढ़ने से बुनियादी तौर पर रेजिस्टेंस ये डिक्रीज़ करती है कि बॉन्ड रेजिस्टेंस के तौर पर बिहेव करता है। यूँ समझ लें बॉन्ड क्या है, रेजिस्टेंस है, और जब बॉन्ड टूट जाता है तो रेजिस्टेंस कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन बाउंड है और वो जो बॉन्ड है वो बिहेव कर रहा है एज ए रेजिस्टेंस। तो जैसे जैसे वो टूटना शुरू हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन की तादाद में इजाफा होता जाएगा, लिहाजा रेजिस्टेंस की मिकदार कम और कंडक्शन या कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी। तो ये था अल्फ़ा क्या होगा, नेगेटिव। तो आज के टॉपिक में हमने रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और उसके डिफरेंट टाइप्स को हमने देखा है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम देखेंगे कार्बन रेजिस्टेंस के हवाले से। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।